सर जय हिंद। ब्रिगेडियर अखिल दीक्षित सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। अच्छा, नमस्कार। थैंक यू सर, आपने समय निकाला। दरअसल एक बड़ा अहम इशू जिसके ऊपर मुझे बातचीत करनी थी, क्योंकि जेलेंस्की शुक्रवार को व्हाइट हाउस पहुंच रहे हैं और कहा जा रहा है कि भाई वो डोनाल्ड ट्रंप के आगे सरेंडर करने वाले हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने सीधे तौर पे कहा था कि भाई हम फ्री में कुछ नहीं देंगे, यूक्रेन के पास रेयर अर्थ मिनरल्स हैं और हमें वो चाहिए। अगर आपको हमसे चाहिए कुछ मदद कि हम यूक्रेन को दोबारा बसाएं, खड़ा करें, तो आपको हमें ये चीजें देनी होंगी। और जेलेंस्की इसके लिए अब तैयार हो चुके हैं। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप और पुतिन की लगातार बातचीत जारी है सीज फायर को लेकर। खबरें यहां तक हैं कि डोनाल्ड ट्रंप जो है विक्ट्री डे परेड जो कि रूस में होगी 9 मई को, उसमें वो आ सकते हैं। किस प्रकार से सर इस 3 साल की जंग को देखते हैं? क्या पुतिन ने हासिल किया और क्या जेलेंस्की ने इस जंग से हासिल किया सर? देखिए, इससे पहले कि आगे कुछ मैं बात करूं, मैं कुछ थोड़ा बैकग्राउंड में जाना चाहूंगा जी। आपको पता है जी, ये जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब खत्म हुई थी तो एक नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन नेटो एस्टेब्लिश किया गया था। ये जो बेसिकली थे, जो यूरोपियन कंट्रीज थे जो वेस्टर्न अलायंस में थे, वो सारे इसके हिस्सा बने थे। और बेसिकली था कि कम्युनिज्म को, वेस्ट वर्स एक्सपेंशन को रोकने के लिए नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बना था। इसको ये बना था 49 में, जहां तक मुझे याद है। और उसके 49 एग्जैक्ट डेट मैं नहीं बता सकता, 45 में शायद बना था। फिर क्या हुआ कि इसको काउंटर करने के लिए एक और ऑर्गेनाइजेशन बना, एक वॉरशॉ पैक्ट। बिल्कुल सर। वो कम्युनिस्ट कंट्री रशिया के, यूएसएसआर के सुपरविजन में, उनके ट्यूटलेज में इनको नेटो को काउंटर करने के लिए वॉरशॉ पैक्ट बना था, जिसमें जितने ईस्ट ब्लॉक के कंट्रीज थे, ईस्ट जर्मनी, हंगरी, रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया, रशिया, ये सब, बल्गारिया, क्यूबा तो नहीं था वो, ये इधर थे। क्यूबा तो लैटिन अमेरिकन एरिया में था। नाउ इन लोगों ने उनको अब ये है कि जब ये यूएसएसआर ब्रेक किया, उस वक्त जो वॉरशॉ पैक्ट कंट्रीज वो है, वो पूरा टूट गया, वॉरशॉ वाइंड अप हो गया जी। और बहुत से कंट्री इसमें से डेमोक्रेटिक सेटअप में चले गए। उस वक्त आप अगर लॉजिक वाइज देखिए तो नेटो का भी कोई रहने का कोई लॉजिक नहीं था, लेकिन उसको फिर वो वेस्टर्न कंट्रीज ने नेटो को बोले कि हम उसका रोल बदली करेंगे, वो उसको चलाते रहे। फिर क्या हुआ कि बाद में जब पुतिन पावर में आए, तो उसके बाद इन लोगों को नेटो में कई धीरे धीरे और कंट्रीज को इन्होंने पहले प्रॉमिस किया था कि ये कोई भी ईस्ट वाइज एक्सपेंशन नेटो का नहीं करेंगे, लेकिन धीरे धीरे नेटो का एक्सपेंशन ईस्ट की तरफ होता चला गया। ओके। जितने ईस्ट ब्लॉक के पुराने कंट्री थे, सबको इन्होंने नेटो में एब्जॉर्ब करना शुरू किया। रशिया ने कई बार उसके रेजिस्टेंस दिखाया, लेकिन ज्यादा बोलने की वो कोशिश नहीं करी, क्योंकि थोड़ा दूर था। बीच में बफर स्टेट थे, जैसे पोलैंड था और स्वीडन है, फिनलैंड है। तो अब बाद में क्या हुआ, इन्होंने जब पोलैंड भी नेटो का हिस्सा हो गया, तब थोड़ा रशिया को कुछ अलार्म, एनिमी एट द गेट लगा। ओके। वो चाहते हैं कि रशिया और नेटो कंट्रीज के बीच में एक बफर स्टेट होना चाहिए, और वो बफर स्टेट यूक्रेन है। पहले अगर आपको याद हो, यूक्रेन जो है यूएसएसआर का हिस्सा हुआ करता था। बिल्कुल सर। सॉरी, मैं थोड़ा डाइग्रेस कर रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट जरूरी है। बिल्कुल। तो उसके बाद क्या हुआ कि जब उसमें यूएसएसआर, ये यूक्रेन में एक सरकार एस्टैब्लिश थी, जिसके जो वो थे लीडर थे, वो प्रो रशिया थे। ओके। उनको अनसीट करने में वेस्टर्न पावर्स का बहुत ज्यादा पहल रही है। उनको अनसीट किया, अल्टीमेटली उन्होंने मॉस्को में असाइलम ले लिया, वो वहां रहने लगे।
जी। और जो प्रेजेंट जो हैं हमारे जेलेंस्की जो उसके यूएस या यूक्रेन के, ये एक तरह से आप ही की तरह टेलीविजन में वो काम करने वाले आदमी थे, और उन्होंने, उनका एक ही पहल है कि वो नाटो का हिस्सा बनना चाहते हैं। लेकिन रशिया जो वो उसको वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि वो अगर अगर यूक्रेन नेटो का हिस्सा बन गया जी। तो नेटो कंट्रीज की जितनी आर्मी है, और इंक्लूडिंग यूएसए की आर्मी, वो जी। वो आके कीव के आसपास तक डिप्लॉय हो सकती है, ओके। जो कि कोई भी सेल्फ रिस्पेक्टिंग देश उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। आप रहते हैं किसी घर में, आपके दरवाजे पे कोई आके दुश्मन आपका एक एक गुंडा आपके, हम तो गुंडा नहीं बोलूंगा, अगर कोई और बंदूकधारी आपके घर के सामने बैठाल दे तो आपको बर्दाश्त होगा, ये बताइए। तो बिल्कुल बिल्कुल नहीं सर। मेन पहल रशिया की है कि किसी भी हालत में उनको यूक्रेन को नेटो का हिस्सा बनना अख्तियार नहीं है, ना बर्दाश्त है। जी। और क्योंकि ये यूक्रेन जो है नेटो का हिस्सा बनना चाहता था, इसीलिए उन्होंने जो ईस्टर्न पोर्शन है यूक्रेन का और क्रीमिया है, इसको क्रीमिया से लैंडिंग हो सकती, तो उन्होंने इनको कैप्चर कर लिया है और उसको एक तरह का बफर जोन बना दिया है। ओके सर। दूसरी चीज, ये हिस्सा जो अभी रशिया ने कैप्चर किया, ये बहुत ही रिच है मिनरल्स में, और एक्चुअली जो कॉकेशियस रीजन कहलाता है, इट इज वेरी रिच इन मिनरल एंड ऑयल एंड सो मेनी अदर थिंग्स। तो इसकी वजह से मैं बीच में थोड़ा सा आपको टोक रहा हूँ, माफी के साथ, मैं टोकना नहीं चाहता हूँ, लेकिन अगर ये जो आपका सेकंड पॉइंट है, मुझे लगता है ये ज्यादा वैलिड है कि रूस ने अटैक क्यों किया। वो एक मिनरल्स एक अहम कारण है जो कि डोनबास के रीजन में है, क्योंकि अगर बॉर्डर की बात करें नेटो की, तो फिनलैंड, स्वीडन, ये भी अब नेटो के सदस्य बन चुके हैं, लेकिन अभी बने हैं पुतिन इनको रिसेंटली। लेकर चुप है। पुतिन हाँ, इनको लेकर चुप है। अगर पुतिन इनके ऊपर एक्शन लेते तो मैं मान लेता कि एक नेटो वजह थी। अब अगर आप देखिए मैप देखिए तो फिनलैंड जो है वहां बिल्कुल ही नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, जी। नॉर्थ वेस्ट में पड़ता है, बिल्कुल मॉस्को से कितनी दूरी है उसकी। तो ये जो ये पहल जो वेस्टर्न कंट्रीज की रही है, इनसर्कलमेंट ऑफ रशिया करने की जो कोशिश रही है, वो पॉसिबली रशिया को बर्दाश्त नहीं है। जी। सेकेंड पॉइंट मेरा ये है, ये जो कॉकेशियस रीजन है, ये बहुत ही मिनरल रिच एरिया है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में भी जब जर्मनी ने अटैक किया था, हिटलर ने अटैक किया था, तो वो एक वोल्गा रिवर है, ओके। वहां पे आके वो, वहां पे जाके वो रुक गए थे और उधर से साउथ की तरफ चले थे, क्योंकि उस एरिया में उनको पता था कि ये मिनरल रिच और ऑयल रिच एरिया है, जो क्रीमिया के ईस्ट में पड़ता है, जिसको कह सकते हैं आप। मेरे सामने मैप नहीं है, मैं तो जी। अंदाज से आपको बता रहा हूँ। तो ये हिस्सा जो है ऑब्वियसली सबसे पहले इन्होंने कैप्चर किया रशिया ने, और मुझे नहीं लगता इतनी आसानी से नेगोशिएशन के बाद भी वो उसको छोड़ेंगे, और वो उनके लिए एक नेगोशिएटिंग पावर है। ओके। यूक्रेन में बहुत और जगह भी मिनरल रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, जो कि उन्होंने अभी ऑफर करे हैं यूएसए को। साथ में अगर आपने सुना हो रिसेंट टाइम में, इवन पुतिन ने भी सेम ऑफर किया है। मिनरल रिसोर्सेज जी। ऑफर करे हैं कि आप यहाँ पे एक्सकेवेशन करिए, माइंस को ऑफर किया है। तो ये इतनी आसानी से सेटल नहीं होगा, चाहे कुछ हो। कुछ चीजें टर्म्स एंड रेफरेंस में मैं तो कहना चाहूंगा कि जो स्टैंड है पुतिन का, यही अगर आपको याद है 2 साल पहले मेरी और आपकी बात हुई, तब भी मैंने कहा था कि जो रशियन प्रेसिडेंट है उनकी जो पहल है और जो उनका स्टैंड है, मैं उससे सहमत हूं। मेन रीजन यही है कि उनकी अपनी सिक्योरिटी के लिए, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूक्रेन किसी भी हालत में नेटो का हिस्सा ना बने। इसको आप कंपेयर करिए, अक्टूबर में 1962 में एक क्यूबन मिसाइल क्राइसिस हुई थी।
बिल्कुल। जब क्रुश्चेव ने क्यूबा में 13 दिन का स्टैंड ऑफ हुआ था केनेडी के साथ, उन्होंने मिसाइल डिप्लॉय कर दी थी जो अमेरिका को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। उन्होंने एक मेजर स्टैंड ऑफ हुआ था 13 डेज का, जिसके बाद केनेडी के पहल पे और उन्होंने थ्रेटन किया था न्यूक्लियर स्ट्राइक, उस या हम स्ट्राइक करेंगे इन मिसाइल पे, तब जाके क्रुश्चेव ने मिसाइल्स को क्यूबा से विड्रॉ किया था। कोई भी देश, कोई भी सेल्फ रिस्पेक्टिंग पावरफुल देश ये बर्दाश्त नहीं करेगा कि उनकी कैपिटल के क्लोज प्रॉक्सिमिटी में दुश्मन के हथियार डिप्लॉयड हो। तो ये दो रीजंस हैं जिसकी वजह से आज के दिन पीस के लिए और अपनी बहाली के लिए, अपने कंट्री को बचाने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत जरूरी है यूक्रेन जो डोनाल्ड ट्रंप हैं उनकी जो पहल है उसको एक्सेप्ट करे और हार्ड नेगोशिएशन के बाद जो उनको मिलता है उसको, उससे अपने देश के नागरिकों को, अपने देश की संपत्ति को बचाए। एक वही एक पहल बची है और उसमें किसी भी हालत में इनको ये स्टैंड नहीं लेना चाहिए कि हमको यूक्रेन नेटो का हिस्सा बनाओ वरना कुछ नहीं हो सकता। ये मुझे नहीं लगता है कि रशिया को एक्सेप्टेबल होगा। जी, मैं 2 पॉइंट आपसे समझना चाहूंगा इस वक्त की जिस प्रकार से 2014 में क्रीमिया पर कब्जा किया, अब डोनबास पूरा इलाका, डोनेट्स्क, लुहांस्क के पूरा कब्जा पट्टी जो है पूरी कब्जा कर ली, जो क्रीमिया तक आपको जमीन के जरिए जोड़ती है। 20% ये हिस्सा है रूस यूक्रेन की जमीन का, जिस पर अब कब्जा रूस कर चुका है। अगर यूक्रेन यहाँ पे नहीं संभलता है, यहाँ पर अगर रूस को जवाब नहीं दिया जाता, 2014 में क्रीमिया, 2024 में अब डोनबास, तो कौन इस चीज की गारंटी देगा कि आने वाले 10 साल के अंदर आपके खार्किव और कीव के ऊपर व्लादिमीर पुतिन कब्जा नहीं करना चाहेंगे? सर, भारत में कहावत है कि जिसे इंसान के खून की लत लग जाती है वो फिर उसी को काटता है। ये देखिए अब इसकी तो गारंटी कोई भी नहीं दे सकता है। कोई पॉइंट है सर, क्योंकि यहाँ तो स्टैंड किसी को लेना पड़ेगा, लेकिन ऐसे तो यूक्रेन नाम का देश खत्म हो जाएगा सर। अगर ये पहले तो देखिए यूक्रेन जो है 1989 तक वो तो पार्ट ऑफ यूएसएसआर ही था जी, लेकिन अभी ये ठीक है, वो उन्होंने उसको एक ये कुछ कभी कभी ज्योग्राफिकल लोकेशंस बड़ी प्रॉब्लमेटिक रहती हैं हमेशा। बिल्कुल सर। फ्रंट लाइन स्टेट आप नहीं भी बनना चाहते हैं लेकिन आपकी ज्योग्राफिकल लोकेशन की वजह से आपको फ्रंट लाइन स्टेट बने रहना पड़ता है। आप अपने देश की लोकेशन को चेंज नहीं कर पाएंगे। या तो आप उतने सामर्थ्य रखिए जिससे आप अपने को डिफेंड कर सकें, और या फिर आप इतनी अलायंसेस रखिए। मैं आपकी बात से मानता हूं कि अलायंस रखिए, जैसे नेटो के साथ वो अलायंस को रखें। वो नेटो का हिस्सा बनना चाहते हैं, अगर नेटो का हिस्सा होते तो ऑफिशियली नेटो को इस जो वॉर में पार्टिसिपेट करना पड़ता जी। तो कई कंट्रीज ऐसी भी हैं विद नाउ, अपनी नेटो के अंदर भी बहुत सी कंट्रीज हैं जो नहीं चाहेंगी यूक्रेन को नेटो का, बिकॉज उनको उसका खामियाजा खुद भी भुगतना पड़ेगा। तो इस बात से मैं आपकी सहमत हूं कि यूक्रेन की प्रोटेक्शन के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। बस एक आखिरी सवाल। जी, अमेरिकन गारंटी होना बहुत, यूएसएस की गारंटी होनी चाहिए। कोई मायने नहीं रखता सर, कोई मायने नहीं। ब्रिगेडियर अखिल दीक्षित सर, बी फ्रैंक की अब यूएस की गारंटी कोई मायने नहीं रखती है सर दुनिया में। यूएस एक ऐसे देश के तौर पर उभर कर सामने आया है जो किसी भी वक्त बदल सकता है। अफगानियों को आप छोड़कर चले गए सर, वो अफगानी आज पाकिस्तान के अंदर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। उनको छोड़कर आप चले गए जिन्होंने आपकी मदद की। आपने यूक्रेन को बहकाया कि भाई हम तेरे पीछे खड़े हैं, आज आप जाके स्टैंड बदलकर पुतिन के साथ खड़े हो गए। तो मुझे लगता है कि अमेरिकन के ऊपर भरोसा करना एक बहुत बड़ी गलती है। आप अमेरिका को ना बोलिए, इंडिया में भी कोई जमाने में कांग्रेस थी, अब बीजेपी है। वहां पे भी पहले डेमोक्रेट्स थे, पॉलिसी डिफरेंट थी, अब पॉलिसी चेंज हुई है, रिपब्लिकन्स पावर में आ गए हैं। पहले लेफ्टिस्ट थे, अब राइटिस्ट। आप कई कंट्री, आप यूएसएस की क्यों बात करते हैं? अभी आपने देखा है जर्मनी में रीसेंट चेंज हुआ है, रेडिकल चेंज हुआ है। जी जी। अर्जेंटीना में चेंज हुआ है।
इंडिया में राष्ट्रवाद, देखिए पूरी दुनिया में राष्ट्रवाद चल रहा है इस वक्त, जो सच्चाई है, पूरी दुनिया में इस वक्त राष्ट्रवाद की लहर है। जो 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 ग्लोबलाइजेशन के ठीक विपरीत है। बिल्कुल बिल्कुल। आप पहले तो मतलब सब दूसरे दूसरे देश में आके सबका लॉ एंड ऑर्डर खराब होने लगा, सबको लगा भाई हमें अपने देश की हिफाजत करना जरूरी है। तो ये बड़ा एक मिक्स्ड वो मिक्स हो रहा है सर, क्योंकि अनस्टेबल पीरियड है और ये ऐसे ही चलेगा 10-15 साल, मुझे ये विचार है। मुझे बिल्कुल, लगता जैसे डोनाल्ड ट्रंप का मेक अमेरिका ग्रेट अगेन है, भारत का मेक इन इंडिया है, जर्मनी कहेगा कि भाई मेक इन जर्मनी है, तो ये चीजें हो रही हैं। बस एक अब आखिरी आप पॉइंट। देखिए, आप खुद देखिए स्वीडन में, बेल्जियम में, बिल्कुल और आप देखिए किस तरह के जितने भी क्राइम हो रहे हैं, हमेशा पकड़ा कौन जाता है? कोई रेडिकल जो कि रिफ्यूजी आया था। बिल्कुल अब बिल्कुल सर। मैं डाइग्रेस कर रहा हूं। मेन रीजन है कि अपने देश की हिफाजत सब लोग करना चाहते हैं, उनको लगता है ये ग्लोबलाइजेशन से बहुत डैमेज हुआ है। और मैं आपकी बात से इससे सहमत हूं, रशिया से यूक्रेन को किसी तरह का सिक्योरिटी अश्योरेंस चाहिए। अगर नहीं होगा तो देश के लिए एक तरह का खतरा कॉन्स्टेंटली बना हुआ है। वो अश्योरेंस पुतिन दें, उसके अलावा नेटो कंट्रीज दें, वो उनकी रिक्वायरमेंट है, जिसके लिए जो प्रेसिडेंट है वहां के जो जेलेंस्की हैं, मुझे लगता है कि जेलेंस्की का पक्ष शायद अब खत्म हो चुका है, क्योंकि मुझे लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप उनको शायद 1-2 महीने रहने देंगे। नहीं, लेकिन एक तरह की देखिए, जब कोई पहल हो उसको टेबल पे पहुंचने से पहले ही आप रिजेक्ट कर दें तो जी उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। बिल्कुल मुझे बिल्कुल। लगता है सबको साथ बैठ के बातचीत से एक एग्रीमेंट पे आना बहुत जरूरी है। अदरवाइज ये देश नेस नाबूद हो जाएगा। और वही 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 पॉइंट मेरा भी था, बस एक भुगतता आखिरी कौन? पॉइंट है सर। वो भुगतता है सिर्फ आम आदमी उस सर वहां जी, पे। बस आखिरी पॉइंट जो मैं समझना चाहता हूं, क्योंकि ये जो 3 साल की जंग चली, आपका भी कहना है, तमाम एक्सपर्ट्स का ये कहना था कि ये जंग रूस वर्सेस नेटो की है, अमेरिका की है। तो हार यहाँ पे हम ये क्यों कहें कि यूक्रेन की हुई या जेलेंस्की की हुई? हम ये क्यों नहीं कह रहे कि यहाँ पर नेटो रूस के आगे हार गया? ये नेटो का सरेंडर है, ये अमेरिका का सरेंडर है, क्योंकि जो वेपन की सप्लाई हो रही थी, जो पैसा दिया जा रहा था, जो हथियार आ रहे थे, वो सब नेटो और अमेरिका दे रहे थे। तो रूस के आगे नेटो ने अपना सरेंडर कर दिया है सब। यूक्रेन की कोई हार नहीं है इसमें। जी यूक्रेन को यूज किया गया है, इस्तेमाल किया बिल्कुल गया है। नेटो एग्री। कंट्रीज ने इस्तेमाल किया है, अमेरिका ने इस्तेमाल किया है फ्रंट लाइन स्टेट की तरह। और ये कोई हिस्ट्री आप देख लीजिए, ये फ्रंट लाइन स्टेट जितने भी इस्तेमाल हुए हैं वो रूइन हो गए हैं, उनकी इकोनॉमी कोलैप्स कर चुकी है। अफगानिस्तान देख लीजिए, पाकिस्तान को इस्तेमाल किया गया था। तो ये जो कंट्री के लीडरशिप होती है उनको खुद समझना चाहिए कि क्या उनके इंटरेस्ट में है, क्या उनके देश के इंटरेस्ट में है, और उस हिसाब से उनको फैसला लेना चाहिए, उस हिसाब से उनको स्टैंड लेना चाहिए। मेरा तो यही विचार है। यही विचार है, लेकिन देखना होगा, क्योंकि ये मीटिंग शुक्रवार को है, और क्या कुछ डोनाल्ड ट्रंप जेलेंस्की में बातचीत होती है, इसको देखना होगा कि क्या वाकई में जेलेंस्की सरेंडर कर देते हैं डोनाल्ड ट्रंप के आगे। इंतजार रहेगा। इसको आप सरेंडर नाम शब्द का इस्तेमाल मत जी करिए। सर, मैं तो मैं सरेंडर कहूंगा इसलिए, इसको मैं एक तरह मैं से। सरेंडर क्यों बोल रहा हूं, मैं क्लियर करूं कि डोनाल्ड ट्रंप आपसे कह रहे हैं कि भाई मुझे आपके रेयर अर्थ मिनरल्स चाहिए, मैं आपको उसके बाद मदद दूंगा, और जेलेंस्की मजबूरी में वो देने के लिए तैयार है। मैं इस कारण सरेंडर बोल रहा हूं, ओके, ट्रंप के आगे सरेंडर। मैं कहूंगा कि इसको आप ये तो एक बिजनेस डील आप इसको समझ सकते हैं। इसको ओके सरेंडर मत बोलिए। मेरा मुझे बहुत खुशी होगी उस दिन मैं जाके यहाँ मंदिर में लड्डू चढ़ाऊंगा, जिस दिन एक ही टेबल पे तीनों लीडर और यूरोपियन यूनियन का जो लीडर, 4 लोग एक साथ टेबल पे बैठ के कॉफी पिएंगे। उस दिन के लिए, उस दिन एक अच्छा दिन होगा, ये मेरा विचार है। जी इसी तरह मेरा अपना विचार है, जिस दिन पैलेस्टीनियन, इजराइल, पीएलए और जॉर्डन, इजिप्ट और लेबनान की लीडरशिप डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ एक टेबल पे बैठ के वहां पे भी कुछ सेटलमेंट करेंगे, तो ये पूरे
अर्थ के पूरे वर्ल्ड के लिए एक बहुत पीसफुल पीस का और अच्छी पहल होगी, ये मेरा विचार जी है। सर, मैं आपकी विचारों का बहुत स्वागत करता हूं, लेकिन मेरा जो विचार है मैं रख दूं जाते जाते कि जिस दिन जेलेंस्की, व्लादिमीर पुतिन, डोनाल्ड ट्रंप एक टेबल पर बैठते हैं, कोई सीज फायर डील साइन होती है, और जिस वक्त इजराइल हमास के बीच एक सीज फायर हो जाता है और ईरान के बीच भी एक सीज फायर हो जाता है, उस वक्त मेरा मानना है कि एशिया के अंदर एक नया वॉर शुरू हो जाएगा चाइना ताइवान के साथ, क्योंकि अमेरिका की जो अर्थव्यवस्था है वो तभी चलती है जब उसके हथियार बिकते हैं, तो उसको कोई ना कोई एक नया मोहरा चाहिए होता है, और ये दुनिया का एक सबसे कड़वा सच है जिसे दुनिया समझने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन शुक्रिया ब्रिगेडियर अखिल दीक्षित सर, आप आए, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छी बातचीत हुई, बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू। जय हिंद सर। थैंक यू। जय हिंद, जय हिंद। थैंक थैंक यू। यू सर। टेक केयर सर।